बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज जो है हमारा सेकंड लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 का। जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 2 जो है वो रिलेट करता है केमिकल कॉम्बिनेशन से। इसमें हमने जो है वो पढ़ा पहले लेक्चर में कि किस तरीके से केमिकल कंबाइन होते हैं, उसके कुछ लॉज हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में हमने कुछ लॉज पढ़े थे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, किस तरीके से केमिकल कंबाइन होते हैं, उसके क्या लॉज हैं। तो इसमें जो है आपके पास 4 लॉ हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फर्स्ट, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन सेकंड, थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड द फोर्थ इज़ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो आज हम बात कर लेते हैं सेकंड लॉ की, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है वो प्रेजेंट किया था लुइस प्रॉस साहब ने, और इन्होंने क्या कहा था, ऑल प्योर सैम्पल्स ऑफ द सेम केमिकल कंपाउंड्स कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इन्होंने ये बात कही कि आपके पास पूरी दुनिया में एक एक कंपाउंड है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है वाटर की, रिवर वाटर है, रेन वाटर है, टैप वाटर है। हमने 3 जगहों से पानी के सैंपल्स को कलेक्ट करा। क्या आप मुझे बताइए कि जो तीनों हमने वाटर के सैंपल्स कलेक्ट करे तो उसका केमिकल फार्मूला चेंज होगा, उसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद चेंज होगी, या फिर उसकी क्वांटिटी चेंज होगी? नहीं, तीनों में केमिकल फार्मूला सेम होगा और तीनों में एलिमेंट्स की क्वांटिटी भी सेम होगी। जैसे कि वाटर का केमिकल फार्मूला H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। रिवर वाटर में भी होंगे, रेन वाटर में भी होंगे और फिर टैप वाटर में भी होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है वो लुइस प्रॉस साहब ने क्या बात कही कि जितने भी दुनिया में कंपाउंड्स हैं आप उनके अलग अलग जगहों से सैंपल ले लें, लेकिन उनके अंदर एलिमेंट्स की तादाद सेम होगी और एलिमेंट्स सेम होंगे और उनकी तादाद भी सेम होगी। तो अब हम जो है वो एक वीडियो देख लेते हैं, उससे इसको अच्छे से समझ लेंगे।
स्टूडेंट्स, आपने ये वीडियो देखी, इसमें जो है वो आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में डिटेल में बताया गया। इसके बाद हम सेकंड लॉ की बात कर लेते हैं, थर्ड लॉ की बात कर लेते हैं, जो कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। ये लॉ जो है वो इंग्लिश साइंटिस्ट है जॉन डाल्टन ने एक और थ्योरी पेश करी थी, जो कि हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। ये क्या कहते हैं, व्हेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी सेपरेटली कंबाइंड टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द masses of A which separately combined with a fixed mass of B are in simple ratio। इस लॉ को हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पर दो कंपाउंड्स हैं A और B, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन जो है, आप ये देखिएगा, ये क्या कहते हैं, व्हेन टू एलिमेंट्स A एंड B कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। जब आपके पास A और B कंबाइन होंगे और एक से ज़्यादा जो है वो आपके पास कंपाउंड फॉर्म करेंगे, तो जो A का मास होगा जो B के साथ अटैच्ड होगा वो सेम होगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये देखिएगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिले और उन्होंने दो कंपाउंड्स फॉर्म करे, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। डाई का मतलब होता है दो, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन यहाँ पे इन दोनों में आपके पास, अगर आप एग्जाम्पल है आपके सामने, तो इसमें आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में एक चीज़ जो सेपरेटली कंबाइन हो रही है सेकंड के साथ वो कांस्टेंट है, दूसरे का जो है वो जो आपके पास रेशो है वो चेंज होते जा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर ऑक्सीजन का जो है वो रेशो 1 है और यहाँ पर रेशो 2 है। तो ये कहते हैं कि when two elements separately combine A and B together to form more than one compound, then masses of A which separately combined with a fixed mass of B are in simple whole ratio। ये देखिएगा 1:1। इसका जो है वो होल नंबर में आंसर आ रहा है। ठीक है जी। इसके बाद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन समझ लेते हैं इस वीडियो से। अच्छा जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है वो ये दूसरे लॉ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अब हम जो है वो तीसरे लॉ की तरफ आ जाते हैं। हमारा जो है वो चौथा लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जो कि रिचर्ड साहब ने जो है वो ये स्टेटमेंट पेश करी थी, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइंड सेपरेटली विद थर्ड एलिमेंट एंड फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। बेटा ये जो है आपके पास फोर्थ लॉ थर्ड से रिलेट करता है, जो कि मल्टीपल प्रोपोर्शन था, और फोर्थ है रेसिप्रोकल। उसमें क्या था कि जब आपके पास दो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, वो कंबाइन हो रहे हैं और एक से ज़्यादा जो है वो कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, जैसे NO और NO2, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो उसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी, नाइट्रोजन का जो रेशो था वो सेम था। यहाँ पर बात हो रही है दो एलिमेंट्स की, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद थर्ड एलिमेंट एंड फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, देयर कंबाइनिंग रेशो इज़ डायरेक्टली रेसिप्रोकेटेड इफ़ दे कंबाइन डायरेक्टली। तो ये जो है इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें दो के जो रेशो होंगे वो डायरेक्टली कंबाइन होंगे जो थर्ड के साथ, तो वो सेम होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिएगा, आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसमें आप अगर देखें तो आपके पास कार्बन के साथ दो कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं,
तो आपके पास क्या बन रहा है, CH4 मीथेन गैस। उसके बाद कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, और हाइड्रोजन के साथ जब ऑक्सीजन फॉर्म कर रहा है तो इसमें जो है वो आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। तो ये अगर फिर से स्टेटमेंट को हम देखें तो कहते हैं व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद थर्ड एलिमेंट and form different types of molecule, their combining ratio is directly reciprocated if they combine directly। तो अगर आप सबका रेशो निकाल लीजिए तो आपके पास रेशो सेम आएगा। अब ये देखिएगा कि हाइड्रोजन का इसके साथ रेशो निकालें तो इसमें 1:4 है, और इसके साथ निकालें तो इसमें 2:1 है। अगर हम इसका जो है वो कैलकुलेशन करके आपको दिखाएं तो आपको जो है वो ये चीज़ समझ में आएगी कि आपके पास इनका जो रेशो है वो कितना सेम है। इसके बाद ये वीडियो देखिएगा, इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि जो है वो किस तरीके से जो है इन्होंने कैलकुलेशन करी है। Reciprocal proportion. Let's understand it with a diagram. We have three elements A, B and C on the vertex of the triangle. On the edge of the triangle, we have compound made up of these elements. On left hand side, we have compound formed of A and C, and on right hand side, compound of B and C. Let's take a fixed mass of C in both the compounds. Now the ratio of the masses of A and B, which combine separately with the mixed mass of the third element C, is calculated. This is the step 1. At the bottom, we have compound which is formed by direct combination of the elements A and B. Now the ratio of the masses in which A and B combine directly with each other is calculated. This is the step 2. You can observe that the ratio we get from the step 1 and 2 is same or some simple multiple. So according to the law of reciprocal proportion, the ratio of the masses of two elements A and B, which combine separately with fixed mass of the third element C, is either the same or some simple multiple ratio of the masses in which A and B combine directly with each other. Carbon and oxygen combine separately with third जी, element अब ये देखिएगा यहाँ पर एग्जाम्पल है, CH4, methane. कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। And H2O, water. The carbon and oxygen combines directly with each other to form carbon dioxide. In methane, अब इनका जो है वो रेशो मालूम करेंगे। अब ये देखिएगा ज़रा, CH4 मीथेन गैस है, इसमें हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स हैं। हाइड्रोजन का एक जो मॉलिक्यूल एक जो एटम होता है इसका एटॉमिक मास कितना होगा आपके पास 1 और 4 के 4। कार्बन एक जो है एटॉमिक मास होता है 12, तो इसका कितने हो गया आपके पास, और आपके पास टोटल मिला के 16। और अगर हम रेशो में मालूम करें तो आपके पास 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, तो 3:1 है CH4 का। इसी तरीके से जब हम वाटर का देखें तो वाटर में आपके पास 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और 2 का 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है तो 2:16। इसको डिवाइड करें, सिंपल करें तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो 1 क्या आ गया आपके पास 8, 1:8 और 1:3। अब CO2 कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड का देख लेते हैं। In water, 2 parts of hydrogen combines with 16 parts of oxygen. Thus 4 parts of hydrogen combines with 32 parts of oxygen. The ratio of the masses of the carbon and oxygen is 12:32. That is 3:8. ये देखिएगा ज़रा, एक कार्बन बराबर होता है कितने के भाई, एक कार्बन बराबर होता है 12 के, और उसका एटॉमिक मास, और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 2 के कितने हो गए 32। तो इन्होंने इसका रेशो क्या निकाला, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 और 4 8 ज़ा 32। इसका रेशो आ गया 3:8। In carbon dioxide, 12 parts of carbon combines with 32 parts of oxygen. The ratio of the carbon to oxygen in carbon dioxide will be 12:32. That is also 3:8. Hence it illustrates the law of reciprocal proportion. ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको समझ में आ चुका होगा। अब जो है हम इसके बाद आपके होम असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। आपका असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट ये है कि आपको जो है ये तीनों जो आपको लॉ बताए गए, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इनकी स्टेटमेंट्स लिखनी है विद एग्जांपल्स। बुक में भी एग्जांपल्स इसकी गिवन है और आपके पास जो है वो स्लाइड्स में भी गिवन है, उससे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद आपका
क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। आपको कोई किसी भी किस्म की क्वेरी हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो इस लेक्चर को रिपीट कर सकते हैं। और अगर आपको मज़ीद इसमें जो है वो एनिमेशंस की या पिक्चर्स की जो है वो नीड हो तो आप वो भी जो है वो हमें सजेशन दे सकते हैं, या फिर मेरा लेक्चर इसमें ज़्यादा हो इसकी भी सजेशन दे सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।